चुंबक। आज प्रस्तुत है श्री उपेंद्र नाथ अश का लिखा ये नाटक। तो सुनिए चुंबक। गोपा, गोपा! आई बाबा, क्या बात है? क्या बात है बाबा? देखती नहीं हो आसमान के तेवर बदल गए हैं, काली आंधी आ रही है। मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ। वो रोशनदान भी बंद कर दो। अच्छा बाबा। ओहो, कमरे में धूल ही धूल भर गई। ये कमबख्त कैसा मौसम है, सारा सारा दिन आग बरसती है। सुबह धूल, दोपहर धूल, शाम धूल, गला और नथुने सूख सूख जाते हैं। ओफो, मैं तो ऊब गई इन आंधियों और बगुलों से। बस अब बरसात आ गई, धरती की ये तपिश मिट जाएगी। खाक आ गई बरसात। इन 4 छींटों से क्या होता है बाबा? नहीं, ये बरस कर जाएगा। बाबा, बाबा, इधर आओ। क्या बात है? देखिए ना इस सिक्के को। हाँ, वो इक्का किसी गरीब की झोपड़ी के छप्पर की तरह इसकी छत उड़ गई है। और ये घोड़ा कमबख्त किसी जिद्दी अंधे की तरह आंधी पानी को चीरता हुआ चला रहा है। अरे बाबा, इसमें तो कोई लड़की है। बिल्कुल अकेली। हाँ, न जाने किस मुसीबत की मारी ये बेचारी इस तूफान में अकेली घर से निकल पड़ी है। दरवाजा खोल दो बेटा, उसकी परेशान निगाहें आसरा खोज रही हैं। अच्छा बाबा। इधर आ जाओ बहन, इधर आ जाओ। बहुत एहसान आपका। बाप रे, मुझे बड़ी सर्दी लग रही है। गोपा, तुम इन्हें बैठाओ। मैं इतने दूल्हों से चाय बनाने को कहता हूँ। जी, बड़ी मेहरबानी। आइए, अंदर चलिए आइए। जी, ये कपड़े बदल डालिए, गीले हो गए हैं। ओह, जूते? जी। कोई बात नहीं, ले आइए, पायदान पर साफ कर लीजिए। जी अच्छा, बहुत मेहरबानी। इधर के कमरे में आ जाइए और कपड़े बदल डालिए, सर्दी लग जाएगी वरना। अच्छा। दूल्हो, दूल्हो, जरा तौलिया लाना जल्दी। कपड़े आप कौन से पहनेंगी, साड़ी लाऊं या शलवार? जो कहिए वही लाऊं। नहीं, धन्यवाद, कपड़े मेरे बैग में ही हैं। इस आंधी तूफान में आप कहाँ जा रही हैं? प्रीतनगर। प्रीतनगर? जी। लेकिन वो तो यहाँ से भी 7 मील आगे है। अब तो सिर्फ 7 मील रह गया है। मैं तो बहुत दूर से आई हूँ। एकदम अकेली? अकेलेपन से मुझे डर नहीं लगता। और इस वीरान सड़क पर आप अकेली सफर कर रही हैं? अजी, मैंने इससे कहीं अधिक वीरान सड़कों पर अकेले सफर किया है। अच्छा। बाबा जी, बाबा जी। अच्छा, आप कपड़े बदलिए, मैं देखूं बाहर कोई आया। हाँ हाँ। अरे कल्लू, तुम हो? सलाम दीदी जी। सलाम। तुम्हारे इक्के पर आई हैं ये? जी हाँ, मेरे ही इक्के पे आई। कहो, क्या बात है? वो बाबा जी कहाँ हैं? क्या बात है? जी, कोई बीड़ी सिगरेट मिल जाती तो। अच्छा, मैं देखती हूँ। अभी परसों एक मेहमान आए थे, डिबिया ही भूल गए हैं। और तो कोई फिक्र नहीं यहाँ। ये लो। जी, दिया सलाई। हाँ, दूल्हो,
दूलो, जी ये लीजिए तौलिया। अब लाया है तौलिया कम्बा। ला दे इधर, और देख जब भाग कर दिया सिलाई की डिबिया ले आ। जी अभी ला। ये तौलिया ले लो बहन। जी धन्यवाद, मैं अभी कपड़े बदल कर आ। अच्छा कल्लू, अभी आती है दिया सिलाई। जी बहुत अच्छा। कल्लू, जी तुम इस समय आने को तैयार कैसे हो गए? अब रात कहाँ रहोगे? अजी बीबी जी, मैंने तो लाख इनकार किया था, लेकिन ये मानी ही नहीं। कहने लगी मैं वापस नहीं जा सकती, 1.25 की जगह 2 रुपए दूंगी, जैसे भी हो ले चल। अच्छा, मैंने सोचा चलो रात प्रीत नगर में रह लेंगे, सवारियां तो सुबह उधर से मिल ही जाती हैं। ये दिया सलाई रही बीबी जी। कल्लू को दे दे। जी खुश रहो मियाँ, खुश रहो। अच्छा कल्लू, तुम उधर बरामदे में चले जाओ, पिछली तरफ। यहाँ तो बौछार आ रही है। जी जी। अरे अरे आइए ना, वहाँ क्यों खड़ी हैं? अच्छा आप बैठिए, मैं चाय के लेकर। जी अच्छा। दूलो, जल्दी चाय लाओ। जी अभी लाया। क्यों, क्या बात है? नहीं नहीं कुछ नहीं, जरा थक गई हूँ, नींद से आ रही है। ये बारिश अभी कम नहीं हुई क्या? नहीं, उतनी ही है। जी बीबी जी चाय। इधर रख देती पाई पर। आपके हौसले की तो मैं दाद देती हूँ भाई। मैं होती तो बीच रास्ते से ही मुड़ जाती। एक बार कदम बढ़ाकर पीछे मुड़ना मैंने नहीं सीखा। चाय। थैंक यू। वहाँ आप खबर ही भिजवा देती, आपको कोई लेने आ जाता। नहीं नहीं, मैं तो बिना खबर किए वहाँ पहुँचना चाहती हूँ। आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आती। भाई देखिए, मुझे आप कहने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरा नाम सरिता है। अच्छा तो सरिता जी, तुम किससे मिलने जा रही हो? क्या करेंगी ये पूछकर? क्या वहाँ तुम्हारे भाई हैं, कोई सगे संबंधी या नहीं फिर? नहीं नहीं, इनमें से तो कोई भी नहीं। फिर वो आपको ये बात कुछ अजीब सी मालूम होगी। फिर भी वो वहाँ एक कवि हैं, मुझे उनसे प्रेम है। कभी तुम्हें उनसे प्रेम है? ये यूं कह लीजिए कि उन्हें मुझसे प्रेम है, पर आज मेरे वहाँ पहुँचने की उन्हें कल्पना तक ना होगी। एक पत्र में उन्होंने लिखा था, कहीं 2-4 दिनों के लिए आ जाओ तो। और तुम उठ भागी? हाँ, लेकिन उन्हें पता भी नहीं। लेकिन उन्होंने छुट्टियों में आने को लिखा था। पता नहीं उनके पत्रों को पढ़कर मुझे क्या हो जाता है। दरअसल वो बहुत दुखी और उदास रहते हैं। अभी कल ही उनका एक पत्र मिला था, लिखा था, तुम हाल पूछती हो सरिता, बस जीवन का चक्कर चल रहा है, घूमे जा रहा है। मेरी बेकली या उदासी के लिए ये रुकेगा नहीं। सोचती हूँ जब मैं अचानक वहां जा पहुंचूंगी और उन्हें पता चलेगा कि मैं इतनी दूर से नदी नाले वन वीराने पार करती हुई आंधी और पानी में 10 मील का लंबा ऊबड़ खाबड़ रास्ता एक छोटे से एक्के पर पार करके आई हूँ तो उनकी निराश और उदास आंखों में आश्चर्य भरे उल्लास के डोरे दौड़ जाएंगे। हाँ, ओहो, ये कमबख्त बारिश कहीं थम जाए तो मजा आ जाए। लेकिन रास्ता तो अब इक्के के बस का नहीं रहा होगा। चौगावा से आगे 3 मील बिल्कुल कच्चे हैं। अरे पानी थम जाए तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। इक्का चौगावा ही में छोड़कर मैं इक्के वाले के साथ 3 मील पैदल चली जाऊंगी, लेकिन आज पहुंचूंगी जरूर। अच्छा। वो परेशान और उदास है, अकेलेपन का बोझ उनको पीछे जा रहा है। तो क्या ऐसे में मैं न जाऊं उनका दुख बटाने, उनका बोझ हल्का करने? तुम बहुत रोमांटिक हो। यही एक बार उन्होंने भी कहा था। अच्छा, तुम दोनों पहले पहल कब मिले? कभी नहीं। मेरा मतलब था कि यही बात उन्होंने एक बार लिखी थी। वो तो मुझे पहचानते तक नहीं। बस हमारा परिचय केवल पत्रों तक ही सीमित है। पहचानते तक नहीं? हाँ, तो फिर मैंने उन्हें देखा है। एक बार जालंधर की एक सभा में
उनकी कविता सुनी थी। सच कितना अच्छा गाते हैं वो, कितना दर्द है उनके स्वर में। वो कविता उन्होंने अपनी स्वर्गीय पत्नी को संबोधित करके लिखी थी। उन दिनों में बीए में पढ़ती थी और कई दिनों तक मेरे कानों में उनका वो दर्द भरा स्वर, वो व्यथा भरी पुकार गूंजती रही। उस कविता का एक एक शब्द मेरे मस्तिष्क में छिपकर लगाता रहा। उन्हें अपनी पत्नी से बेहद प्यार था। उसकी मौत ने उनके दिल को एक असीम सूनेपन से भर दिया है। और फिर तुमने उन्हें पत्र लिखा? अरे नहीं, इसके बाद तो मैंने बीटी की परीक्षा दी। इस बीच उनकी बहुत सी कविताएं छपी, सब की सब मेरी डायरी में लिखी हुई है। अच्छा। हाँ, कितनी करुणा, कितना विषाद है उनकी एक एक पंक्ति में। मालूम, मैं और असीमा पढ़ते पढ़ते रो पड़ती थी। प्रेम का कैसा अदम्य उफान छिपा इस व्यक्ति के हृदय में, हम सोचा करती। और असीमा तो बहन है तुम्हारी असीमा? नहीं, मेरी सहेली है। ओह। बचपन से हम दोनों साथ साथ पढ़ती आई हैं। मालूम है, वो सारा दिन पागलों की तरह गाया करती थी उनकी कविताओं को। बीटी करने के बाद मैं हेडमिस्ट्रेस होकर फगवाड़ा चली गई। वहाँ के गर्म और दम घोटने वाले एकांत में मैं आपको बता नहीं सकती वो कविताएं मुझे कितना सुख, कितनी शांति, कितनी ठंडक पहुंचाती थी। उन्हीं दिनों मैंने स्वयं एक कविता लिखी। अच्छा, तो तुम स्वयं भी कविता करती हो? अरे नहीं, मैं और कविता तो क्या, दरअसल उन दिनों में बहुत दुखी थी। रात भर नींद नहीं आती थी। बस तभी अपने मन का बोझ हल्का करने के लिए एक कविता लिख डाली। और फिर वो कविता तुमने उनको भेज दी? जी, लेकिन मैंने तो इस बात की कल्पना तक न की थी। मेरे भाई ने सलाह दी कि इसे किसी को दिखाकर छपवा देनी चाहिए, और तब मुझे इस बात का ख्याल आया। ओफो, ये पानी ये थमता क्यों नहीं? मैं आज ही वहां पहुंचना चाहती हूँ, कल तो मुझे वापस चल पड़ना है। लेकिन अभी तो बादल खुल रहे हैं, झड़ी लग जाएगी, रिमझिम रिमझिम। आवाज भी ना होगी, बस बरसता रहेगा भगवान की बेआवाज रहमत की तरह। रहमत? ओह गॉड, मेरे लिए तो ये मुसीबत बन गई है। अरे, ये कौन सी पुस्तक है? तुम्हारे काम की नहीं, वनस्पति विज्ञान पर एक ट्रीटाइज है। अच्छा। कविता के बदले मुझे विज्ञान ज्यादा पसंद है। अरे हाँ, तुमने नाम तो उनका बताया ही नहीं। जी, गौतम। क्यों? वो तो बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। हाँ, वो प्रसिद्ध कवि है। क्या तुम उन्हें जानती हो? नहीं, एक बार इसी तरह आंधी पानी में कुछ खड़ियों के लिए आए थे। गौतम? बाबा प्राय उनकी बातें किया करते थे। यहाँ ना लेटिए, इधर आइए, मेरे साथ अंदर कमरे में 10-20 मिनट आराम कर लीजिए। अच्छा, वैसे मुझे सोना तो है नहीं, यूं ही जरा कमर सीधी करना चाहती हूँ। आप निश्चिंत होकर इस कमरे में लेटिए, जो ही पानी थमा मैं आपको जगा दूंगी। जी, थैंक यू। वो मेरी चारपाई है। अच्छा, आप निसंकोच उस पर आराम कीजिए, और उमस लगे तो बाहर का दरवाज़ा खोल लीजिएगा। अच्छा ठीक है। ये दरवाज़ा आंगन में खुलता है और वो बाहर बरामदे में। मैं दरवाज़ा बंद कर देती हूँ ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। थैंक यू सो मच। तो ये कवि भी हैं और शिकारी भी, और ये कविताएं चुंबक है, कितनी दूर से लौह चून को खींचती है। लेकिन मैं तो काव्य की रसिक नहीं, फिर मैं क्यों चली आई इस जलते तपते वीराने में? आ रही हूँ। हेलो।
आप? हाँ, मैं गौतम। क्यों? मैंने कहा था मैं शनिवार को आऊंगा। तुम भूल गई क्या? नहीं, ये आंधी पानी। हाँ, ये आंधी पानी। ऐसा लगता है जैसे इस वीराने की सारी रेत इन आंखों में भर गई है। और ये पानी चौगावा से कपूर का रेनकोट ना लेता तो वो भी मेरे साथ था, लेकिन आसमान के तेवर देखकर वो तो रुक गया वहीं। मैंने कहा भाई मैं तो जाऊंगा। इक्के वाला तैयार ना होता गोपा जी तो मैं पैदल चला आता। अरे हंस क्यों रही हो? ओ, तुम्हें शायद विश्वास नहीं हो रहा है। सचमुच मैं पैदल चला आता। ये हंसी नहीं है। तुम समझती हो मैं 10 मील भी पैदल नहीं चल सकता। आपके बारे में तो नहीं कह सकती, लेकिन दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो 10 तो क्या 100। अरे शहर से कस्बे तक तुम यहाँ आ सकती हो, तो क्या मैं प्रीतनगर से यहाँ तक नहीं आ सकता? मैं तो बाबा को देखने आई हूँ। फिट आ जाते हैं उन्हें, लेकिन संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो। ओ, शायद तुम्हारे अहम को ये मानना स्वीकार नहीं कि तुम मुझ जैसे गरीब के लिए इतनी दूर चले आओ। लेकिन मुझे ये स्वीकार करने में जरा भी शर्म नहीं कि मैं तुमसे और सिर्फ तुमसे मिलने के लिए इस आंधी पानी के थपेड़े सहता चला आया हूं। तुम शायद इसे अपना अपमान समझती हो कि एक दीन दुखी कवि के लिए इतनी दूर चले आओ। दूसरों की सहानुभूति हासिल करना आपको खूब आता है। तुम्हें ये क्या हो गया है गोपा? गोपा, मेरा जीवन भी एक विशाल रेगिस्तान था। इसीलिए मैंने शहर के शोर शराबे से भागकर इस वीराने को अपना संगी बनाया, जहां दिन की गर्म लू कीकर और पराह के पेड़ों तक को जलाती हुई चलती है और रात इन निर्जन वीरानों में जड़ और करील की झाड़ियों में साएं साएं करती हुई पागल घूमती है, जहां किसी अकेले किसान का गीत किसी बेबस की चीख सा दिल को चीरता हुआ चला जाता है। लेकिन जब से तुमने गोपा अपनी इन काली कजरारी आंखों से देखा, इसमें मधुबन खिल उठे, रस और गंध से भरे मधुबन। मैं समझ गई, मुझे किस चुंबक ने खींचा। गोपा, इस तरफ देखो। अपनी मस्त आंखों से काली कजरारी घटाओं को देखो। इनकी एक दया भरी दृष्टि से ये वीराने लहला उठेंगे। धान, ईख और मकई की खेतियां हवा के परस से महमा उठेंगी। शटाला और सेंजी की गंध पक्षों को मदमस्त बना देंगी और करील के लाल गुलाबी फूलों से मरुथल जगमगा उठेंगे। गोपा, मेरे मन के रेगिस्तान की ओर भी इसी मतमाती घटा की तरह ताका है तुमने गोपा। आपके मन के रेगिस्तान की ओर? हाँ, और मेरा हृदय ही नहीं, हृदय के सारे भाव रंग, रस और राग से शराबोर उठे। मेरी उदासी मुस्कुरा उठी है। अभी कल मैंने एक गीत लिखा, जानती हो कौन सा? आज मेरे आंसू में याद किसकी मुस्कुराई। हाँ, मुस्कुराई। पहले मैं लिखता तो याद रो सकती थी, तिलमिला सकती थी, मगर मुस्कुरा नहीं सकती थी। लेकिन आज मेरे आंसू में याद किसकी? मैं बताऊं किसकी? हाँ, बताओ गोपा, किसकी? अरे कहो, अरे बताओ ना। सरिता की। हाँ, सरिता की? हेड मिस्ट्रेस सरिता की। तुम उसे कैसे जानती हो?
क्या वो तुम्हारे साथ पढ़ती थी? क्या उसने तुम्हें कुछ लिखा है? उसने मुझे लिखा है कि मैं उनसे प्रेम करती हूँ। पागली। हाँ, अगर प्रेम करना पागलपन है तो नहीं नहीं, लेकिन मेरा मतलब है कि उसने ये भी लिखा है कि वो भी मुझसे प्रेम करते हैं। ओ प्रेम। हालांकि आपने उसे कभी देखा नहीं, किंतु वो लिखती है, किसी अज्ञात शक्ति ने हमारे दिलों के तार मिला दिए हैं। वो आपसे मिलने को बेचैन है। आपने उसे लिखा कि मैंने क्या लिखा उसे? कि तुम कुछ दिनों के लिए आ जाओ तो मेरी ये उदास और खामोश घड़ियां गा उठे। मैं जानती हूँ वो चली आएगी। वो लिखती है, हम दोनों को एक दूसरे से अथाह प्रेम है। अथाह प्रेम। क्यों, मैंने गलत कहा? ना मैंने उसे देखा ना जाना। वो एक पागल रोमांटिक लड़की है, सपनों की दुनिया में बसने वाली, और मैंने उसके रोमांस को तोड़ना उचित नहीं समझा। ओह, आप कितने दयालु हैं। हमेशा उसके पत्रों का लौटती डाक से उत्तर देते रहे। कहीं उस बेचारे के बनते हुए स्वप्न महल में जरा सी भी दरार ना आ जाए। अपनी मीठी मीठी दर्द भरी बातों का मसाला लगाते रहे कि वो महल और मजबूत होता जाए, और फिर अपने पास बुलाकर आपकी दया माया ने उस महल को मुकम्मल करना भी अपना कर्तव्य समझा। हो, मैं समझा। तुम्हारी इस उदासीनता पर मैं हैरान था। इस आंधी पानी में इतनी तकलीफ सहकर मैं तुम्हारे पास आया, और तुमने मुझे चाय तक ही नहीं पूछा। मैं उतनी दयालु जो नहीं। तुम्हें कुछ मालूम तो है नहीं, और यूं ही जली कटी सुना रही हो। मुझे आपसे भी ज्यादा मालूम है, और सरिता से भी। हा? मैं भावनाओं की धारा में बह जाने वाली पागल रोमानी लड़की नहीं हूँ। कविता के बदले विज्ञान में मेरी ज्यादा रुचि है, लेकिन चुंबक का जादू तो मुझ पर भी हो चला था। इसी तरह आंधी पानी में भीगते और आसरा खोजते हुए जब आप यहाँ आए थे, तो आपकी बातों ने मुझे मोह लिया था। दूसरों की हमदर्दी जीतने में आपको कमाल हासिल है। आपने कहा, गौतम और गोपा शायद हम आदिकाल से एक दूसरे के लिए बने हैं, और आपके ये शब्द मेरे मन मस्तिष्क में बस गए। उन पर विश्वास न करते हुए भी मैं समझने लगी, शायद आप सच कहते हैं। लेकिन मेरे पैर बिल्कुल नहीं उखड़े। सरिता की बातें सुनकर मुझ पर सारी हकीकत खिले हुए दिन की तरह खुल गई है। ना जाने उसने तुम्हें क्या लिख भेजा है। बात महज इतनी है कि उसने मुझे एक कविता ठीक करने के लिए भेजी थी। मैंने उसका दिल तोड़ना उचित नहीं समझा। हाँ, मैं उसके पत्रों का उत्तर देता रहा, लेकिन सब गर्टसी महज शिष्टाचार के नाते था। उसने मुझसे मिलने की इच्छा प्रकट की तो, और आपने अपने मौन एकांत, पल पल गहरे होते अपने अवसाद, इन नीरस वीरानों के सूनेपन का जिक्र करके उसके मन में ये इच्छा पैदा नहीं की। उसके कल्पना जगत में एक थका हारा दुखी कवि है, जिसे मुसीबतों ने निराश और हताश बना दिया है। उस कवि के दुख बांटने, उसके घावों पर प्रेम का ठंडा फाहा रखने, उसे फिर से जीवन देने के लिए वो बेख्तियार चली आएगी। उसे क्या मालूम कि ये कवि शिकारी है। गोपा दर्द में बसी हुई मीठी मीठी बातों का दाना बखेर कर पंछी को फंसाना जानता है। वो बेचारी क्या जाने कि पंख काट कर वो उसे छोड़ देगा, पिंजरे तक में बंद करके न रखेगा। गोपा, मैं पूछती हूँ, कवि की कथनी और करनी में इतना अंतर क्यों है? क्या ये अच्छा न था कि वो कवि न होकर सिर्फ एक इंसान होता? सिर्फ एक इंसान। तुम मेरी बात तो सुनो गोपा। ऐसी ही बातों से आप मुझे फंसाना चाहते, लेकिन मैं अच्छी तरह जान गई हूँ कि काव्य के संसार का दुखी उदास कवि यथार्थ की दुनिया का हंसमुख शिकारी है, जिसे अपने शिकार को फंसाने में रस मिलता है, जो उसका तड़फड़ाना देखकर जरा भी तो नहीं पसीजता। ओहो गोपा, तुम सरिता से सिर्फ खेल रहे हो, या फिर उससे नहीं तो मुझसे खेल रहे हो।
और न जाने कौन कौन तुम्हारे इस भयानक खेल की शिकार है। उफ, कोपा। क्या तुम ये सब बातें उसके मुंह पर कह सकते हो? कौन सी बातें? कि तुम उससे प्रेम नहीं करते, कि वो एक रोमानी पागल लड़की है, कि तुम केवल दया करके मैंने कभी उससे प्रेम नहीं किया। तुम उसके मुंह पर कह सकते हो? मैं उसके मुंह पर कह सकता हूँ। दूलो, दूलो। जी बीबी जी। वो कमरे में जो बीबी जी सोई हैं, जरा उनको जगा दो। क्या 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 सरिता? हाँ, सरिता। आपके इस घायल हृदय पर प्रेम का ठंडा फाहा रखने के लिए इस आंधी पानी में एक टूटे से इक्के पर इतनी दूर से चली आई। टुकुर टुकुर क्या ताक रहा है? जा बुला लो उन्हें। जी वो तो चली गई। चली गई? जी हाँ, उधर ही से इक्के वाले को साथ लेकर चली गई। कहती थी मुझे देर हो रही है, मुझे आज ही प्रीतनगर पहुंचना है। गोपा बहन से मेरी ओर से माफ़ी मांग लेना। मैंने कहा बीबी जी आपके कपड़े तो अभी गीले हैं। बोली लौटते समय ले लूंगी। चुंबक का जादू अभी उसके लिए बना हुआ है। लोह चून की तरह वो खिंची चली जाएगी। पर मेरे लिए चुंबक का जादू टूट गया। मुझ पर उसके आकर्षण की हकीकत खुल गई। पागल रोमानी लड़की। लेकिन मौका आने पर कौन पागल और रोमानी नहीं बन जाता? मैं चाय पूछना तो भूल ही गई। कहिए, चाय पीजिएगा? कपड़े बदल डालिए, भीग गए हैं। चुंबक। अभी आपने श्री उपेंद्र नाथ अश्क का लिखा ये नाटक सुना। निर्देशक थे सुदर्शन कुमार और प्रस्तुतिकरण सहायक प्रकाश चंद जैन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री अश्विनी कुमार, सीमा बर्मन, B.S. भटनागर, शमशेर सिंह ठाकुर, बलबीर कपूर और मंजू मैनी। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।